एग्जाम्पल 9.1 फिगर शोज अ करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट फाइंड एक्स। तो हमें कुछ पार्ट गिवन है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, इसमें हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने ये डायग्राम को एज इट इज़ ड्रॉ कर दी। हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं बी एक जंक्शन है, सी एक जंक्शन है और डी एक जंक्शन है। अब इस जंक्शन के ऊपर हम जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसे हम करंट लॉ भी कहते हैं, वो लगाएंगे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता था? जितना करंट आ रहा है इज इक्वल टू जितना करंट जा रहा है उसका सम। तो सम ऑफ अराइविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। तो अब यहाँ पे आने वाला करंट कितना है? I1। तो I1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए I1। अब जाने वाला करंट क्या है? यहाँ पे I2 है और I3 है, तो दोनों का सम करके लिख दिए I2 प्लस I3। अब मुझे I3 यहाँ पे फाइंड करना है, तो I2 यहाँ पे प्लस था, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो I1 एज इट इज़, इधर आके माइनस I2 एज इट इज़। I1 की वैल्यू 17 है, I2 की वैल्यू -3 है, तो -3। तो यहाँ पे 17 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो I3 मेरे पास हो जाएगा 14 एम्पियर। अब अगला वाले जो है ना पॉइंट पे हम क्या करेंगे? जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगाएंगे, करंट लॉ लगाएंगे। अब सी पॉइंट पे लगाएंगे तो सी पे देख सकते हैं आने वाला करंट है I3, आने वाला करंट है I4, यानी I3 और I4 मिलके किसके बराबर हैं? I5 के बराबर हैं, जाने वाले करंट के बराबर। तो I4 और I3 किसके बराबर है? I5 के बराबर है। I4 2 गिवन था हमें, I3 अभी हमने कैलकुलेट किया था 14, तो 14 और 2 कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे I5 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 16 मिल गई। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने डी पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाया। तो आने वाला करंट कितना था? I5। जाने वाला करंट यहाँ पे कितना है? I6 और I7। तो I7 और I6 का सम I5 के बराबर होगा। तो करेंगे हम यहाँ पे I6 प्लस I7 इज इक्वल्स टू I5 हो गया। अब मुझे I6 फाइंड करना है, ठीक है, और I7 यहाँ पे प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस I7 हो गया। I5 की वैल्यू 16 है, I7 की वैल्यू 9 है, तो I6 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9, 7 एम्पियर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यही I6 यहाँ पे किसके बराबर था? x के बराबर था, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। एग्जाम्पल 9.2 टू बैटरीज ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with resistance of 12 ohm। तो हमारे पास यहाँ पे दो बैटरीज हैं, तो हमने क्या किया? सबसे पहले दो बैटरी ड्रॉ कर दिया। वो कैसे थे? एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल थे, तो हमने इसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब इनका खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया वाला है 1 ओहम, यहाँ पे ड्रॉ कर दी यहाँ पे 2 ओहम। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम। तो ये दोनों बैटरी के साथ और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओहम है। फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओहम। तो हर ब्रांच में से हमें करंट पता करना है और साथ ही साथ 12 ओहम का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके पास का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो यहाँ पे हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया है। तो दो बैटरीज देख सकते हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इन बैटरी का इनका सेपरेट यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिए। फिर वो दोनों बैटरी फिर से एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड थे जो 12 ओहम का था, उसके साथ इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इस ब्रांच पे करंट कितना है, इस ब्रांच पे करंट कितना है, ठीक है। फिर इसके हिसाब से बाद में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है इसके अबाउट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? तो करंट हमेशा पॉजिटिव साइड से हम निकालते हैं, हमारे एजम्पशन के हिसाब से हम करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालते हैं बैटरी के। तो बैटरी का ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से अगर मैं माना I1 करंट निकल रहा है और यहाँ से माना मैंने I2 करंट निकल रहा है, तो यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, जंक्शन के ऊपर दोनों मिलेंगे, मिलके यहाँ पे क्या जाएगा? I1 प्लस I2 होगा। अब ये I1 प्लस I2 करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होते 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 यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से बचा हुआ I2 इधर चले जाएगा और बचा हुआ I1 इधर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितना करंट यहाँ से बैटरी से निकलता है वही सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उतना ही करंट यहाँ पे बैटरी के पास आना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ से I1 निकला था, तो यहाँ पे वापस भी कितना जाएगा? I1 जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने करंट को डायरेक्शन को ड्रॉ कर दिया। अब क्या करने का है? अगला पॉइंट हमको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने का है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमें लूप कंसिडर करना होता है। तो बुक के अंदर जो लूप कंसिडर किया गया था वही लूप मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आपकी मर्जी से आप कोई भी लूप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे AEFBA यहाँ पे ये लूप कंसिडर कर रहे हैं हम। तो देख सकते हैं AEFBA।
अब रूल हमें याद रखना है, रूल क्या था हमारा कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ए से ई के पास कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं है। ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो हमारी ये डायरेक्शन है और करंट की भी डायरेक्शन यही है। देख सकते हैं करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, I1 प्लस I2 करंट, यानी हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले प्लस फिर क्या लिखेंगे, माइनस। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी कुछ है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। फिर कहाँ से जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डायरेक्शन जो थी करंट की डायरेक्शन भी वही है, इसलिए यहाँ पे पहले प्लस लिखेंगे फिर बाद में क्या लिखेंगे, माइनस। फिर बैटरी के टर्मिनल पे आ जाएंगे तो ये छोटी प्लेट यहाँ पे माइनस रहती है और बड़ी प्लेट यहाँ पे प्लस होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लॉ लगा के फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कि नेट वोल्टेज यहाँ पे क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ से, देखेंगे ए से ई कुछ है क्या, नहीं है। ई से एफ देखेंगे तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस कितना है, 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो 12। फिर इसके साथ वोल्ट रेजिस्टेंस को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करंट के साथ, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना था, 12, करंट कितना है I1 प्लस I2, तो इस तरीके से लिख दिए। तो वोल्टेज का हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सी साइन आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस साइन, क्यों आई, तो मैंने बताया था पहली साइन को छोड़ देंगे दूसरी साइन कंसिडर करेंगे। तो दूसरी साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। फिर उसके बाद अगले वाले इसमें देखेंगे एफ से बी तक देखेंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं जिसका हम यहाँ पे वोल्टेज लिख सकें। फिर उसके बाद यहाँ से हम बी से लेके ए की तरफ बढ़ेंगे। तो बी से लेके ए की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया जिसका वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब रेजिस्टेंस को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करंट के साथ। तो यहाँ पे करंट कितना है, I1, तो यहाँ पे कर दिया I1 से मल्टीप्लाई। पहले प्लस साइन थी बाद में माइनस साइन थी, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये पहले वाली साइन को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बैटरी है। तो बैटरी में क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो पहले वाली साइन को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, +7 = 0। अब 7 को अगर एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे तो ये वाले जो टर्म है नेगेटिव वाले टर्म, ये इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो +12 I1 + I2 + 1 I1, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब अगला लूप हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं CEFDC, ये है CEFDC। तो मैंने यहाँ पे अंदर देख सकते हैं ड्रॉ कर दिया है, इस वाले लूप को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब लूप की डायरेक्शन में देखेंगे यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहाँ से जा रहे हैं तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है तो क्या लिखेंगे, पहले प्लस लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, माइनस। फिर F से D तक जाएंगे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। D से लेके C तक जाएंगे तो फिर क्या देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो पहले प्लस लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, माइनस। कैसे, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे और यहाँ पे देख सकते हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में। फिर क्या लिखेंगे, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल था तो निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल था तो पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, लूप के अंदर यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। कैसे, फिर से वही चीज़, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, जब हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, CE जा रहे थे, यहाँ से इधर जा रहे थे तो इधर जा रहे थे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, 12, तो लिख डाले 12। करंट कितना था, करंट से मल्टीप्लाई करें I1 + I2। अब कौन सी साइन लेंगे, तो पहले वाली साइन को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन लेंगे। तो दूसरी कौन सी थी, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे कौन सी साइन लगाए, नेगेटिव साइन लगाए। फिर F से D की तरफ बढ़े, कुछ मिला नहीं मिला। D से लेके जब अपन C की तरफ जा रहे थे तो कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला। 2 ओम का रेजिस्टेंस था, उसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट कितना था, यहाँ पे I2 था। तो यहाँ पे क्या करें, 2 को I2 से मल्टीप्लाई करें। फिर क्या करेंगे, साइन पहली वाली को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन लेंगे तो माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमारे लिए ये पहली थी जो हम नहीं लेंगे, दूसरी लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन थी। फिर बैटरी में देखेंगे, पहली वाली साइन को इसमें भी छोड़ देंगे, बैटरी में बचे वाली दूसरी साइन है तो बैटरी को लिख देंगे प्लस। अब बैटरी का वोल्टेज ही डायरेक्ट गिवन रहता है तो यहाँ पे 13 एज इट इज़ लिख देंगे =0। 13 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैंने जो भी माइनस था इधर लिख दिया प्लस, ये माइनस था तो इधर लिख दिया प्लस, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने पे क्या होगा, तो दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देख सकते हैं, अब ये 13 है, ये वाली इसकी इक्वेशन लिख दी यहाँ पे मैंने एज इट इज़, और यहाँ वाली ये इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो इक्वेशन थी इसमें से ये इक्वेशन को माइनस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस माइनस लिख दिया। अब ये 13 माइनस क्या होगा, 7, तो यहाँ पे लिख दिया 13 - 7। अभी 12 I1 + I2 और ये 12 I1 + I2, लेकिन क्या कर रहे हैं, इसका माइनस करें तो ये सेम रहने की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। अब यहाँ पे क्या है 2i2 है तो ये लिख दिया 2i2। अब ये देखो -1i1 है तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया -1i1 लिख दिया। इस तरीके से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब 13 - 7 की वैल्यू आ जाती है 6। अब 2i2 था तो 2i2 एज इट इज़ -1i1 को i1 भी लिख सकते हैं। अगर मुझे i1 निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं, ये i1 इधर यहाँ पे माइनस साइन के साथ था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस के साथ है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इक्वेशन क्या हो गई, i1 = 2i2 - 6 हो गया। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जो इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे जो निकाली थी इसके अंदर हमने i1 की वैल्यू क्या की, पुट की। तो क्या है इक्वेशन 2 हमारे पास 13 = 12i1 + i2 + 2i2 थी। 13 एज इट इज़, 12 एज इट इज़, i1 की जगह यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट कर दिए, क्या थी 2i2 - 6 थी, प्लस एज इट इज़ i2 एज इट इज़, फिर उसके बाद प्लस एज इट इज़ 2i2 एज इट इज़। अब ये क्या किया, 12 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 था, i2 साथ में था तो i2 आ गया, बीच में कौन सी साइन थी, माइनस साइन थी। फिर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो -72 हो गया, बीच में प्लस साइन थी, प्लस हो गया i2, यहाँ पे 12 को i2 से मल्टीप्लाई करे तो 12i2 हो गया प्लस 2i2। अब जितने भी 12i2 के फॉर्म वाले हैं यहाँ पे इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं ये 24i2 था, ये 12 था, और इसके अंदर 2 को, ये तीनों को ऐड करने पे 38i2 मिल जाएगा। ये -72 था, इधर था, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये +72 हो गया। तो +72 और 13 को ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा, और यहाँ पे 38i2 था। अब ये 38i2 को इधर डिवीजन में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद i2 की वैल्यू 2.237 एम्पियर आ जाएगा। अब उसके बाद जो इक्वेशन अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, इसी इक्वेशन का रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे i1 की वैल्यू क्या थी, 2i2 - 6 थी। तो मैंने क्या निकाला, अभी i2 कैलकुलेट किया, तो i1 = 2 एज इट इज़, i2 की वैल्यू अभी पुट कर देंगे, जो निकाले थे यहाँ से यहाँ के पुट कर दिए, 2.237 माइनस एज इट इज़ 6 एज इट इज़। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.474 आ जाएगा, -6 एज इट इज़। अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है, तो थ्योरी में भी मैंने बताया था, जब भी आंसर करंट का माइनस में आता है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। जैसे अगर i1 को हम देखेंगे तो i1 की डायरेक्शन हमने क्या कंसिडर की थी, लेफ्ट में कंसिडर की थी। अब आंसर माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाया। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि जो भी तुम्हारा इंटरिंग करंट है = क्या हो जाएगा, टोटल करंट लीविंग करंट के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब टोटल करंट यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल करंट यहाँ पे कितना है देख सकते हैं, देखो यहाँ से देखो करंट कितना आ रहा था, i1, यहाँ से कितना आ रहा था, i2, ठीक है। तो i1 और i2 का सम हो गया, तो ये मिल के टोटल करंट यहाँ पे कितना हो गया, i1 + i2, इसको हमने क्या माना, i मान लिया। तो I = i1 + i2। अब i1 की वैल्यू यहाँ पे थी, i2 की वैल्यू थी, पुट करी, दोनों को सॉल्व किया तो 0.711 आया। अभी करंट निकालने की ज़रूरत क्यों आई है, हमें करंट निकालने की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि हमको यहाँ पे 12 ओहम के पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकालने के लिए बोला था। अब हमें रेजिस्टेंस पता है, अब करंट i1 + i2 पता चल गया। अब इनकी मदद से, करंट और रेजिस्टेंस की मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो फार्मूला है हमारा जनरल फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस V = IR। तो V एज इट इज़, V हमें फाइंड करना है, I की वैल्यू अभी निकाले 0.711 और R की वैल्यू कितनी है 12। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 8.532 वोल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल 9.3, for a given network, find the current through the 4 ohm, 3 ohm. Assume that the cells have negligible internal resistance. तो एक सर्किट हमें गिवन है। अब इस सर्किट के अंदर जो ये 4 ओहम है, ये 4 ओहम है, और ये जो 3 ओहम है, इसका हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो इसके अंदर से जो फ्लो होने वाला करंट हमको फाइंड करके बताना है। तो ये सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ले ली, जो भी सर्किट हमको गिवन था। अब उस सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग लूप कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सर्किट में गिवन है हमको जो भी है वो तो जैसे एज इट इज़ था, तो हमको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाने का है, बस कन्वेंशन का ध्यान देना है कि पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो लूप हमने कंसिडर किया EFCDE, फिर से किताब का लूप कंसिडर कर रहे हैं, आप कोई भी लूप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। EFCDE, तो कहाँ पे है EFCDE, तो EFCDE इस तरीके का लूप है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अंदर ड्रॉ कर दिया लूप।
अब इस लूप के अंदर देखेंगे कि फिर से लूप को जब हम ट्रेस करेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है करंट की अगर वही डायरेक्शन है तो प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो गया यानी हमारी डायरेक्शन के अपोजिट में अगर करंट की डायरेक्शन है तो पहले माइनस लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो हमारी ये डायरेक्शन थी, यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम तो हमारी ये डायरेक्शन, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमारे अपोजिट है तो इसलिए पहले क्या लिखेंगे माइनस फिर क्या लिखेंगे प्लस। हमारी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन भी ये है, इस वजह से पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, छोटी प्लेट को माइनस बड़ी प्लेट को प्लस, पॉजिटिव प्लेट हमारी हो गई। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे करेंगे देख सकते हैं, यहाँ पे हम जब ऐसे जा रहे थे तो क्या था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 3 ओहम यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे I2 क्या था, करंट था। तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज लिख देंगे तो 3I2 हो गया। अब मैंने बताया था पहले वाली साइन को छोड़ देंगे हमेशा दूसरी साइन, तो यहाँ पे दूसरी साइन क्या थी प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिए। अब उसके बाद हम ऐसे जा रहे थे, करंट भी उसी डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 को करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I1 हो जाएगा। अब पहले वाली साइन को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन लेंगे तो कौन सी साइन आ गई, यहाँ पे माइनस साइन आ गई। फिर उसके बाद डी से इसकी तरफ जा रहे हैं ई की तरफ, तो पहली वाली साइन को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन तो प्लस एज इट इज़। यहाँ पे कितना था EMF 10 था यानी वोल्टेज 10 था तो इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब हमको अगर 10 को इधर रखना है और ये सबको उधर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, ये -4I1 इधर आके क्या होगा प्लस, और ये जो प्लस 3I2 था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। अब दूसरा लूप कंसिडर कर रहे हैं FABCF। FAB तो F हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, F हो गया, तो ये लूप हम कंसिडर कर रहे हैं। फिर से वही चीज़, हम लूप की डायरेक्शन में थे, लूप की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो पहले प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे। फिर ये हमारी डायरेक्शन थी, यहाँ पे जो है ना बैटरी की ये प्लेट है तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से ऐसे आ रहे थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ से ऐसे आ रहे थे, करंट की डायरेक्शन ऐसे थी तो पहले क्या लिखेंगे प्लस फिर क्या लिखेंगे माइनस। फिर से वही चीज़, लूप तो यहाँ पे बना दिए, कन्वेंशन भी लिख दिए। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना था रेजिस्टेंस 4 ओहम, I3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I3 हो जाएगा, तो लिख दिए यहाँ पे 4I3। अब यहाँ पे कौन सी साइन लगाना है, तो पहले वाली साइन को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन, तो कौन सी साइन थी, नेगेटिव साइन, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन है। फिर उसके बाद क्या करें, इधर मूव करें तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, पहली वाली साइन को छोड़ देंगे दूसरी वाली साइन प्लस, कितना है EMF वोल्टेज 5 तो +5, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं +5 लिख दिया गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 थी वैल्यू, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3I2 हो जाएगा। अब कौन सी साइन लेंगे, तो पहले देखेंगे प्लस को कैंसिल कर देंगे, माइनस की साइन देखेंगे तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे आंसर इक्वल टू 0 कर देंगे। अब फिर से वही चीज़, अगर 5 को यहाँ पे रख देंगे, ये माइनस था ये माइनस था, इक्वल टू के इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब दोनों इक्वेशन तो यहाँ पे हमारे रेडी हैं। अब किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं हम एक F पॉइंट पे, तो F पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो F पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट आ रहा था I1 आ रहा था, यहाँ से जो करंट आ रहा था I2 आ रहा था, तो आने वाले करंट का सम, तो आने वाले करंट का मतलब I1 प्लस क्या हो गया I2 इज इक्वल टू जाने वाला करंट, तो जाने वाला करंट क्या है I3, तो I1 प्लस I2 दोनों मिलके क्या किसके बराबर है, ये I3 के बराबर है। तो वही इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। अगर मुझे I1 पता करना है तो I1 एज इट इज़ होगा, I2 यहाँ पे मल्टीप्लिक माइनस में प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो I3 माइनस I2 हो जाएगा। अब इसकी जो ये जो वैल्यू I1 की निकाले थे उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 थी ये, तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए, तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1 ये थी। अब इसके अंदर देख सकते हैं 10 एज इट इज़ है, 4 एज इट इज़ है, यहाँ पे जो I1 की वैल्यू थी इसकी जगह यहाँ पे हम I3 माइनस I2 पुट करेंगे जो यहाँ से आई थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस साइन एज इट इज़ 3I2 एज इट इज़। अब ये 10 एज इट इज़ सीखा है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 को I3 से मल्टीप्लाई करें तो 4I3 आ गया, माइनस साइन एज इट इज़ 4 को I2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I2 आ गया, माइनस साइन एज इट इज़ 3I2 एज इट इज़। अब क्या होगा, ये -4I2 माइनस 3I2 ये मिलके क्या होगा -7I2 हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2, ठीक है, तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, अब 10 में से अगर 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब ये +4I3 था, अब ये -4I3 होगा, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब ये -7 था, ये -3 होगा, तो -7 और -3 -10 और I2 था, तो इसलिए यहाँ पे I2 आ गया। अब ये माइनस साइन को इधर भेजेंगे तो ये -5 हो जाएगा,
10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे आ गया तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे एक जीरो कटेगा तो ऊपर एक डिसिमल लगेगा, तो -0.5 एम्पियर आ जाएगा I2 की वैल्यू। अब ये जो भी वैल्यू आ गई थी I2 की, फिर से उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 अपने पास गिवन थी। अब देख सकते हैं वो पूरा सब कुछ सेम एज इट इज़, बस I2 की जगह हमने क्या लिख दी, वैल्यू -0.5 लिख दी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 -0.5 से मल्टीप्लाई होके +1.5 आएगा, ठीक है। अब ये +1.5 इधर आके क्या हो जाएगा, -1.5 होगा। तो 10 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 8.5 आएगा। तो 4I1 = 8.5 होता, 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इधर भेजेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो I1 = 8.5 डिवाइड बाई 4। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.12 एम्पियर हो जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, तो ए इक्वेशन हमने किसको माना था, इसको माना था, I1 + I2 = I3। इस इक्वेशन को यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब I3 मुझे पता करना है, तो I1 मुझे पता था, I2 मुझे पता था, दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी। तो 2.15 और ये -0.5, तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 1.265 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 9.4, एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रेजिस्टेंस बी सेट सच दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस गिवन है, ये क्यू रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालना है जब ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। इफ़ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। तो जब ब्रिज बैलेंस था तो इसका यहाँ पे का वोल्टेज हमको फाइंड करना है। तो ये वाली डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्यू है पहले ये फाइंड करना है जब ब्रिज बैलेंस था, फिर उसके बाद ये वी आउट निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये पी क्यू आर एस ये क्या है, सबके सब रेजिस्टेंसेस हैं। अब ये किलो ओहम में गिवन है, ये ओहम में गिवन है, ये किलो ओहम में गिवन है, तो सबको एक यूनिट करेंगे सबसे पहले। तो पी की वैल्यू 1.36 किलो ओहम थी, तो किलो का मतलब रहता है 10⁻+3। तो मैंने क्या किया, 10⁻+3 लिख दिया। अगर इसको हटाना चाह रहे हैं तो इसको 3 से डिसिमल क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1360 ओहम हो जाएगा। क्यू की वैल्यू मुझे पता करने की है, आर की वैल्यू 300 है, देख सकते हैं डायग्राम में। एस की वैल्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखना है, किलो ओहम में थी तो किलो को लिखा मैंने, फिर से 10⁻³ लिखा। अब फिर से 3 बार डिसिमल शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 4400 ओहम हो जाएगा। अब जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये जो रेजिस्टेंस का रेशो होता है, ये रेजिस्टेंस का रेशो या फिर ये रेजिस्टेंस का रेशो क्या होता है, सेम होता है। थ्योरी के अंदर हमने ये ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पढ़ लिया है। तो क्या था इसका रेशो, देख सकते हैं, पी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो और आर को एस से या एस को आर से डिवाइड करेंगे, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई एस। तो ये क्या है, जब ब्रिज बैलेंस है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि ब्रिज बैलेंस है तब क्यू निकालो। तब क्यू फाइंड करेंगे, तो क्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन में था इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। आर मल्टीप्लिकेशन में था इधर आके डिवीजन में आएगा, एस डिवीजन में था इधर आके मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एस बाय आर हो जाएगा। पी की वैल्यू पुट की है, एस की वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू पुट की है। ऊपर देख सकते हैं 10⁻3 10⁻3, तो 10⁻3 कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। 1.36 4.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.984 हो जाएगा। नीचे 300 को मैंने क्या लिखा, 3 × 10⁻2 लिखा। अब क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करना था, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये 3 से इसको काटेंगे तो 1.994666 इस तरीके से वैल्यू आएगी। 10⁻6 था एज इट इज़ लिख दिए, नीचे 10⁻+2 था, ऊपर आके क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 मैंने लिख दिया। अब 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अगर ये 10⁻4 है, इसे हटाना चाह रहे हैं तो इसको 4 से डिसिमल क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो 19946.66 यहाँ पे मिलेगी। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 19947 भी हम लिख सकते हैं, जो आगे हमने 47 ही यूज़ करके सॉल्व किया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी, तो अब एसी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एसी का कोई भी एक आर्म पकड़ेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं ये ए है, ये सी है, तो इसके आतरफ अपन क्या करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो इसके आतरफ जो पोटेंशियल था वो कितना था, 30 वोल्ट था। तो वी ए सी का जो पोटेंशियल हमको गिवन है वो कितना है, यहाँ पे 30 है। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। और इसके अंदर जो ये पूरे आर्म के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, इधर Q है और इधर कितना है, S है। तो ये Q और S कंबाइंड रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। तो ये Q + S यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है, उसको क्या करेंगे हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं
करंट को लिख दिया मैंने I1 और रेजिस्टेंस को लिख दिया यहाँ पे Q+S। अब मुझे क्या फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है। तो Q+S यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। अभी बताया था VAC की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 30 गिवन है। Q की वैल्यू लिख दिया, S की वैल्यू लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू मिल गई। तो मुझे टोटल वैल्यू मुझे एम्पियर के अंदर ये मिल गई, I1 की वैल्यू। अब इसका इस्तेमाल मैं आगे करूँगा, कब कहाँ क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD निकालने के लिए। अब AD पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये A है, ये D है, तो देख सकते हैं इसका पोटेंशियल मुझे VAD मुझे पता करना है। तो कैसे पता करूँगा, तो इसके अंदर करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है Q, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस मुझे वहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे वही फार्मूला लिख दिया, VAD इज इक्वल्स टू I1 इंटू Q। I1 करंट है, Q वहाँ का रेजिस्टेंस है। तो I1 की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे कैलकुलेट की थी, एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दी। Q की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, वो पुट कर दी। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी, नीचे वाले के साथ डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, ये 8 था तो पिछले वाले में +1 ऐड करके इसको राउंड ऑफ करके 24.58 वोल्ट लिख सकते हैं। तो वोल्टेज मुझे AD का मिल गया। अब सिमिलरली फिर से मुझे पोटेंशियल निकालना है AC के अक्रॉस, लेकिन अब ये बारी आर्म कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाली साइड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो आर्म है इसके अंदर करंट कितना है, इधर भी देख सकते हैं I2 है, इधर भी देख सकते हैं I2 है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो P और क्या है R है। तो यहाँ पे P+R को हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस था, इसको करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC का मुझे क्या मिल जाएगा, AC का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, VAC इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, I2 करंट अभी बताया था। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, P+R। I2 मुझे फाइंड करना है एज इट इज़, P की वैल्यू थी 1360, R की वैल्यू थी 300, दोनों को ऐड कर दिया तो 1660 आ गई। ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर भेजेंगे डिवीजन में आ जाएगा। VAC की वैल्यू ऑलरेडी अपने को डायग्राम में गिवन है 30 है, तो 30/1660 यहाँ पे अपने पास एम्पियर में क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा। अब सेम I2 का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, किसका, AB का। तो देखेंगे AB का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये A से लेके B तक का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कैसे निकालेंगे, तो AB के अंदर पोटेंशियल निकालने के यहाँ का करंट देखेंगे, यहाँ का करंट कितना है I2, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है P, तो P को I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे AB का पोटेंशियल भी मिल जाएगा। तो सिंपल वही चीज़ यहाँ पे किया मैंने, देखो तो VAB इज इक्वल्स टू I2 इंटू क्या कर दिया P। I2 की वैल्यू जस्ट निकाले थे अभी, यहाँ पे यही वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर दिए। P की वैल्यू 1360 गिवन थी। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40800 आ जाएगा, नीचे वाले को यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। अभी दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 24.578 मिलेगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली फिर से क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 24.58 वोल्ट लिख सकते हैं। अब मुझे वो V आउट निकालने का था, तो V आउट क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं ये V आउट था B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल। तो B का पोटेंशियल क्या रहेगा, जो AB का पोटेंशियल रहेगा वही B का पोटेंशियल रहेगा, और D का पोटेंशियल क्या रहेगा, जो AD का रहेगा वही रहेगा। तो वही चीज़ मैंने क्या देख सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, VB माइनस क्या किया, VD किया। तो VB की जगह मैं VAB लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी बताया B का जो पोटेंशियल है वही AB का पोटेंशियल रहेगा। VD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, VAD लिख सकता हूँ। तो दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू लिख दी तो नेट पोटेंशियल मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। एग्जाम्पल 9.5, 2 resistance 2 ohm and 3 ohm are connected across 2 gaps. Meter bridge as shown in the figure. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, एक 2 ohm लेफ्ट गैप में रखा हुआ है, 3 ohm राइट गैप में रखा हुआ है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। तो जब ये ब्रिज बैलेंस था, ब्रिज बैलेंस का मतलब क्या है कि गैलोमीटर में से पास होने वाला करंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो तब हमको क्या करने का है, यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करना है। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, और हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो निकालना है, रो फाइंड करना है। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर इज़ 1.49 ओहम। अब ये जो यहाँ पे वायर लगा हुआ है इस पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्टेंस की वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.49 गिवन है, एंड इट्स डायमीटर इज़ 0.12 सेंटीमीटर। अब इसका जो वायर है, वायर का डायमीटर जो हमको गिवन है वो 0.12 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो भी सिचुएशन यहाँ पे गिवन थी हम उसके से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। व्हेन द ब्रिज इज़ बैलेंस, तो ब्रिज बैलेंस होने की वजह से क्या होगा, ये जो बीच में से जो करंट फ्लो होने वाला था वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे IG जो करंट था, गैलोमीटर से पास होने वाला करंट 0 था। तो डायरेक्ट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस। अब वैसे तो नाम गिवन नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया इसका नाम R1, इसका नाम है R2।
अब सिमिलरली ये जो कनेक्शन है, इससे यहाँ पे वायर का कनेक्ट रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ से इसका क्या वायर का है, तो मैंने क्या किया, इसका एक कनेक्शन ले लिया और यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब ये वायर के पास रेजिस्टेंस कितना था, 1.49 ओहम था, तो इसको मैंने R3 मान लिया। फिर उसके नीचे जो बैटरी थी तो साथ में बैटरी कनेक्ट कर दिया। अगर हम देखेंगे तो ये R1 और R2 किस में है, सीरीज़ में है, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज़। तो सीरीज़ का कनेक्शन कैसा होता है, दोनों रेजिस्टेंस का हम सम करते हैं, तो R1 प्लस R2 करते हैं, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका जो नाम है 1 और 2 रहने की वजह से इसका नाम हमने रख दिया R12। अब ये सर्किट रिड्यूस करने के बाद क्या होगा, ये 2 और 3 रिड्यूस होके क्या बन जाएंगे, R12 बन जाएंगे। अब उसके साथ यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, ये वायर का रेजिस्टेंस है R3। अब ये दोनों को देखेंगे तो दोनों के वास्ते कनेक्शन सेम था, यहाँ से देख सकते हैं कनेक्शन सेम था, यानी यहाँ पे सेम वोल्टेज यहाँ पे जा रहा था, यहाँ से भी सेम वोल्टेज जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, या फिर ऐसा समझ सकते हैं ये एक दूसरे के सामने है, इस वजह से भी ये कैसे पैरेलल है। तो इनके कनेक्शन को हम पैरेलल समझ के सॉल्व करेंगे। तो R12 R3 आर इन पैरेलल, तो R12 इंटू R3 डिवाइड बाई R12 प्लस R3, यानी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए। R12 की वैल्यू 5 थी, R3 की वैल्यू 1.49 थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब 5 को 1.49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे से 1.45 मिलेगा, 5 को ऐड करेंगे 1.49 में तो 6.49 मिलेगा। सॉल्व करने पे आंसर 1.145 मिलेगा। अब ये कैसा है, 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में +1 ऐड करेंगे तो ये 1.15 बन जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ये ओहम जो है ना, यहाँ पे यूनिट आएगा। करंट थ्रू द सेल V इज इक्वल्स टू IR। अब अपने को करंट फाइंड करने का है, सेल के अंदर से कितना करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो हमको पता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे पूरा ओवरऑल अगर यहाँ पे हम सर्किट में देखेंगे तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट गिवन है, तो उसको हमने EMF के बराबर लिखा। तो EMF हमें वोल्टेज की जगह EMF गिवन था एप्सिलॉन I एज इट इज़ था। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना था, R123। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो रेजिस्टेंस है अभी मैंने निकाला था, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, 1.15। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल्स टू एज इट इज़ रहेगा, R123 यहाँ पे डिवीजन में चले जाएगा, R2 एप्सिलॉन की जगह 2 लिख देंगे, R123 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.739 एम्पियर आएगा। अब उसके बाद हमको गिवन है लेंथ, गिवन हमको पता होती है, मीटर ब्रिज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, 1 मीटर इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। डायमीटर हमको गिवन है 0.12 सेंटीमीटर। अब रेडियस उससे निकालने का, तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस मिलेगा, तो 0.12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.06 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब ये सेंटीमीटर में था, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻² से उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब R3 रेजिस्टेंस जो गिवन था हमें, ये वायर का था। अब ये सब चीज़ हम वायर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए R3 रेजिस्टेंस वायर का था 1.49 ओहम, तो उसे भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A रहता है। रो जिसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है, L लेंथ होती है, A एरिया होता है, R रेजिस्टेंस होता है। अब R को मैंने R3 माना जानबूझ के, क्योंकि हमने R3 कंसिडर किया था। वायर के रेजिस्टेंस को देख सकते हैं यहाँ पे, जो वायर का ये जो वायर था, इस वायर के रेजिस्टेंस को यहाँ हमने R3 कंसिडर किया था। एरिया यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थी, इधर आके डिवीजन में आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करेंगे, R3 की वैल्यू 1.49 है, एरिया की वैल्यू πr² है। तो देख सकते हैं वायर का जो क्रॉस सेक्शन था, ये वाला हिस्सा जो था, इसका एरिया कितना होगा, πr² होगा, तो πr² लिख देंगे, लेंथ यहाँ पे 1 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू रो। अब 1.49 एज इट इज़ होगा, पाई की वैल्यू 3.14 एज इट इज़ होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 0.06 इंटू 10⁻² का स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1.686 होगा, ठीक है। अब उसके पावर जो भी है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फाइनल आंसर -6 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट होता है इसका ओहम मीटर। एग्जाम्पल 9.7, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r फाइंड करना है। जब वहाँ पे किसी भी सेल को कनेक्ट किया था तो उसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट था। द बैलेंस पॉइंट इन ओपन सेल कंडीशन इज 76.3 सेंटीमीटर। तो जो शुरुआत की बैलेंस पॉइंट की कंडीशन थी, यानी शुरुआत में हम उसको L1 मानते हैं, वो 76.3 सेंटीमीटर थी। When a resistor of 9.5 ohm is connected in the external circuit of the cell,
द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 64.8 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से लेते हैं, तो वो कितना कनेक्ट किए, 9.5 ओहम कनेक्ट किए। तो उसके कनेक्ट करने से जो बैलेंस पॉइंट L1 था वो शिफ्ट होके L2 पे चले गया। तो L2 की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 64.8 गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे L1 की वैल्यू यहाँ पे 76.3, L2 की वैल्यू 64.8 और R की वैल्यू 9.5। अब हमारे पास ये फार्मूला है, हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1। अब यहाँ पे R की वैल्यू 9.5 थी, L1 की वैल्यू 76.3 थी, L2 की वैल्यू 64.8 थी, -1 एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 76.3 माइनस 64.8। फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.8। अब ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो 11.5 होगा, नीचे वाला ये एज इट इज़ आएगा। जब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 109.25 आएगा, नीचे 64.8 एज इट इज़। नीचे वाले को जब ऊपर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.6859 ओहम मिल जाएगा। अ गैलोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी से हम लिखते हैं, वो 100 ओहम हमें गिवन है। इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज़ 100 माइक्रो एम्पियर। तो इसके जो गैलोमीटर से पास हो रहा है करंट वो 100 माइक्रो एम्पियर गिवन है। तो 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर गिवन है हमें। What shunt resistance should be added so that the ammeter can have a range of 0 to 100 मिली एम्पियर। तो हमें मैक्सिमम करंट यहाँ पे अगर 10 मिली एम्पियर होगा तो इसे सॉल्व करना है कि कितना शंट यहाँ पे लगाएंगे। तो शंट का फॉर्मूला हमें पता है, तो वो फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो देख सकते हैं जी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन थी, आई जी गिवन है, उसको हमने कन्वर्ट किया एम्पियर में। अगर हमको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको 3 डेसिमल से शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1, और यहाँ पे पावर में क्या होगा, चेंजेस हो गए 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 को हम मिली लिख सकते हैं और ये आ गया मिली एम्पियर में आंसर। इसलिए हमने ऐसा किया ताकि दोनों करंट की यूनिट सेम हो जाए। शंट हमें फाइंड करना है और टोटल करंट आई हमें गिवन है 10 मिली एम्पियर। टोटल करंट और गैलोमीटर में से जो पास होता है वो करंट की कितना टाइम, एक टाइम होता है वो n टाइम्स होता है। तो n की वैल्यू हमें पहले निकालना है, तो क्या था फॉर्मूला, i डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आई जी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके ये डिवीजन में आ जाएगा। तो i की वैल्यू 10 थी, g की वैल्यू यहाँ पे 0.1 थी, आई जी की वैल्यू। तो इधर से एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ऊपर एक 0 लगेगा, तो n की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, हमने ड्राइव किया था, g डिवाइड बाई n-1 होता है। जी की वैल्यू 100 थी, लिख दिया, और नीचे एन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 100 आ गई। 100 - 1 करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 99 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया शंट रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल 9.9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का है, यानी एस की वैल्यू फाइंड करने का है। दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैलोमीटर ऑफ 99 ओहम। तो जो गैलोमीटर का करंट है वो मेन करंट के कितने परसेंट है, 20% है। इस तरीके से हमको सिचुएशन गिवन है जिसमें गैलोमीटर का रेजिस्टेंस ये वाला है 99 ओहम। तो हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आई जी की वैल्यू कितनी थी, 20% ऑफ आई थी। 20% को मैं ऐसे लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 100। तो ये 0 कटा तो ये 0 कटा, ये 0 कटने पे ऊपर पॉइंट लगेगा तो 0.2 आई हो जाएगा। जी की वैल्यू 99 ओहम है। शंट का फॉर्मूला क्या था, आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी था। आई जी की जगह मैंने लिख दिया 0.2 आई, जी की वैल्यू लिख दिया 99, आई की जगह लिख दिया आई, और आई जी की जगह लिख दिया 0.2 आई। अब ये 0.2 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 होगा, और आई एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। अब इसमें आई और आई कॉमन था तो बाहर आई कॉमन ले लिए, तो 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, 0.2 एज इट इज़ आ गया, 19.8 एज इट इज़। आई से आई कैंसिल हो गया, 1 माइनस 0.2 यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। तो फाइनली हमको जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 24.75 ओहम आ जाएगा। एग्जाम्पल 9.10, गैलोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम। तो गैलोमीटर यानी कैपिटल जी की वैल्यू हमको गिवन है 25 ओहम। इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज़ 25 माइक्रो एम्पियर। तो इसके अंदर का जो करंट है वो कितना गिवन है, 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर गिवन है। What resistance should be added to have a range of 0 to 10 वोल्ट। तो हमको 10 वोल्ट तक मैक्सिमम अगर हमको वोल्टेज गिवन रहा तो हमको कितना रेजिस्टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ये हमको फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास गिवन था, तो वो फार्मूला लगा के हम इसे कैलकुलेट करेंगे।
तो देख सकते हैं जी की वैल्यू यहाँ पे 25 थी, आई जी की वैल्यू 25 इन माइक्रो एम्पेयर थी, तो 10⁻⁻�6 हो गया। वोल्टेज कितना दिए वाला है, मैक्सिमम हमें 10 वोल्ट दिया है। एक्स हमें फाइंड करना है, तो एक्स का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, एक्स इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आई जी माइनस कैपिटल जी। ठीक है, v की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे 10, आई जी की वैल्यू 25 इंटू 10⁻�6 और g की वैल्यू 25। अभी नीचे 10⁻�6 था, ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻+6, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आ गया 10⁻+6। ऊपर 10 था, नीचे 25 था। अब इसको मैंने 100 बनाने के लिए इसमें से क्या किया, एक इधर भेज दिया, तो यानी 10 के पावर इधर 5 होगा और इधर क्या हो गया यहाँ पे 100 हो गया, तो ये क्या हो गया 25 चौक 100 हो गया। अब ये 4 इंटू 10⁻5 था, -25 था। अब मैंने क्या किया, 4 को एज इट इज़ लिखा, इसके आगे कितने जीरो लगा दिया, 10⁻5 था तो 5 जीरो लगा दिया। जब इसको इसमें से मैंने माइनस किया तो आंसर क्या मिलेगा, 3999975 ओहम मिलेगा। एग्जाम्पल 9.11, अ गैलोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम। तो गैलोमीटर यानी जी की वैल्यू हमें गिवन है 40 ओहम। करंट ऑफ 4 मिली एम्पेयर इज नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो हमें यहाँ पे करंट जो दिया है, आई जी की वैल्यू गिवन है हमें 4 मिली एम्पेयर गिवन है। What is the resistance and how it is to be connected to convert the galvanometer into an ammeter of 0.4 ampere range and into voltmeter of 0.5 वोल्ट रेंज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गैलोमीटर को यहाँ पे पहले एमीटर बनाना है, तो उसके वास्ते करंट की रेंज यानी टोटल करंट हमें गिवन है 0.4 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद में किस में करंट करना है, वोल्टमीटर में, तो उसका वोल्टेज गिवन है हमें 0.5 वोल्ट। अब इसको हम इसके अंदर क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जी की वैल्यू हमें गिवन थी 40 ओहम। उसके बाद आई जी की वैल्यू है 4 माइक्रो एम्पियर थी, तो मिली की जगह यहाँ पे हम 10⁻⁻³ लेंगे। उसके बाद आई की जो है ना वैल्यू यहाँ पे दी वाली है 0.4 एम्पियर। ठीक है, एस हमें पता करने का है जब हमें टोटल करंट गिवन था। फिर उसके बाद वोल्टेज गिवन है तो उस पर हमें एक्स पता करने का है, तो एस और एक्स ये क्या है, जब हमको क्या करना है गैलोमीटर को किस में कनेक्ट करने का, एमीटर में कनेक्ट करना है, तो हम एस लगाएंगे इस तरीके से, और जब हमको गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो डेरिवेशन में हमने इसकी फॉर्मूला ड्राइव किया था, एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻³ है, जी की वैल्यू 40 है, आई की वैल्यू 0.4 है, आई जी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻³ है। अब 4 इंटू 10⁻⁻³ में हमने क्या किया, 3 से डिसिमल शिफ्ट किया, तो आंसर हमें मिल गया यहाँ पे 0.004। ऊपर मैंने क्या किया, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 160, और ये 10⁻⁻³ एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू सेम एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे की वैल्यू में जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.396 मिलेगा, फिर दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.4040 ओहम मिलेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना था, एक्स फाइंड करना था, तो एक्स का फॉर्मूला था v डिवाइड बाई आई जी माइनस कैपिटल जी। v की वैल्यू 0.5 थी, आई जी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻³ थी, और साथ में जी की वैल्यू 40 थी। तो क्या हो जाएगा, अभी इसको नीचे 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब इसको 0.5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.125, और नीचे 10⁻⁻³ था तो ऊपर आगे 10⁻+3, तो यहाँ पे 10⁻+3 आ गया, माइनस एज इट इज़ 40 एज इट इज़। अब इसको क्या करेंगे, हम 3 से डिसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 10⁻³ हट जाएगा, और ये -40 एज इट इज़, तो 125 - 40 करेंगे तो 85 हमें आंसर मिल